चलिए अब समझते हैं इस पीडीएफ में केंद्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंक में अंतर क्या होता है। तो केंद्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंक में अंतर में हम पहला कॉलम बनाएंगे अंतर का आधार, किस आधार पे अंतर हम देंगे इनको। फिर केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक, तो बैंकिंग व्यवस्था में स्थान पहला, तो केंद्रीय बैंक का स्थान क्या है और व्यापारिक बैंक का स्थान क्या है। तो केंद्रीय बैंक यह देश का सर्वोच्च बैंक अपेक्स बैंक होता है। यह अन्य सभी बैंकों पर नियंत्रण करता है। व्यापारिक बैंक यह संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली का एक अंग होता है और केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में कार्य करता है। केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में कार्य करने वाला बैंक है और ये बैंकों का सिर्फ एक अंग होता है व्यापारिक बैंक। और केंद्रीय बैंक क्या होता है? बैंकों का बैंक, सर्वोच्च बैंक, और सभी बैंकों पर नियंत्रण रखता है। उद्देश्य आधार में, तो केंद्रीय बैंक का क्या उद्देश्य है? इसका प्रमुख उद्देश्य राष्ट्र हित में बैंकिंग प्रणाली का संचालन करना, राष्ट्र हित में बैंकिंग प्रणाली का संचालन करता है और इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। और व्यापारिक बैंक, इसका मुख्य उद्देश्य एवं प्राथमिक उद्देश्य लाभ कमाना होता है। अब तीसरा आधार आता है संख्या। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर जहां 12 केंद्रीय बैंक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने केंद्रीय बैंक है? 12। तो संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर के अन्य सभी देशों में एक एक ही केंद्रीय बैंक होता है। देश में अनेक व्यापारिक बैंक होते हैं। चौथा स्वामित्व, केंद्रीय बैंक पर सरकार का स्वामित्व होता है और व्यापारिक बैंक में प्रायः अंशधारियों के बैंक होते हैं। अंशधारक अंश जमा करते हैं और बैंक बना लेते हैं। इनका स्वामित्व सरकारी और गैर सरकारी भी हो सकता है, सरकारी भी हो सकते हैं और गैर सरकारी भी। पांचवा आता है जनता का संबंध। तो यह विशेष दशाओं के अतिरिक्त अन्य दशाओं में जनसाधारण के साथ व्यवसाय नहीं कर सकता केंद्रीय बैंक, और ये जनसाधारण से ही व्यवसाय करते हैं। छठवा आधार आता है बैंकर। तो यह सरकार के बैंकर के रूप में सरकार की ओर से लेन देन करता है और यह जनता का बैंकर है। सातवां आता है नोट निर्गमन। तो इसे पत्र मुद्रा निर्गमन करने का एकाधिकार प्राप्त होता है और इन्हें यह अधिकार नहीं होता। आठवां है ऋण। तो यह अंतिम ऋणदाता और व्यापारिक बैंकों को बिल भुनाने की सुविधा देता है। फिर व्यापारिक बैंक में केंद्रीय बैंक के ग्राहक होते हैं। नौवां प्रतियोगिता। इनकी व्यापारिक बैंकों से कोई प्रतियोगिता नहीं होती केंद्रीय बैंक की, और व्यापारिक बैंकों में देश के विभिन्न व्यापारिक बैंक में प्रतियोगिता होती है। अब अगला आता है विदेशी विनिमय। तो यह देश के विदेशी विनिमय का लेन देन करता है, देश के विदेशी विनिमय का लेन देन करता है और यह केवल केंद्रीय बैंक की आज्ञा से ही विदेशी विनिमय का व्यवहार करता है। अब चलते अगला प्रश्न, व्यापारिक बैंकों के कार्यों का वर्णन कीजिए। व्यापारिक बैंकों के कार्यों का वर्णन। तो व्यापारिक बैंकों के प्रमुख कार्य इस प्रकार है। नंबर 1 आता है जमा पर रुपया प्राप्त करना। तो आधुनिक व्यापारिक बैंकों का महत्वपूर्ण कार्य जनता से जमा के रूप में रुपया प्राप्त करना। बैंक अपनी पूंजी का अधिकांश भाग जमा द्वारा ही प्राप्त करता है। ये बैंक निम्न प्रकार के खाते खोलकर जमा प्राप्त करते हैं। सावधि जमा खाता, फिर चालू खाता, बचत खाता, फिर घरेलू बचत, गोलक खाता, आवर्ती जमा खाता आदि। अब ऋण देना क्या होता है? तो बैंक निम्न प्रकार से जनता को रुपया उधार देने का कार्य करते हैं। तो कौन कौन से प्रकार से? एक तो अधिविकर्ष के द्वारा, जब बैंक अपने ग्राहकों को उसके द्वारा जमा की गई राशि से अधिक रुपया निकालने की अनुमति देता है तो वह अतिरिक्त राशि अधिविकर्ष कहलाती है। यह सुविधा प्रायः बैंक द्वारा चालू खाते पर प्रदत्त की जाती है।
यह सुविधा अल्पकालीन होती है। दूसरा आता है नकदी साख, तो इसमें व्यापारिक बैंक से अपने ऋण की एक सीमा बनाता है। इस प्रकार वह राशि व्यापारी के खाते में जमा हो जाती है। व्यापारी अपनी आवश्यकता अनुसार रुपया निकालता और जमा करता है। इसमें ब्याज संपूर्ण राशि पर न लगाकर केवल निकाली गई जो राशि है इस पर लगाया जाता है, और यह सुविधा बैंक द्वारा चल अचल संपत्ति की जमानत पर प्रदान की जाती है। तीसरा आता है ऋण और अग्रिम। तो जब ऋण पूर्ण निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है तो उसे ऋण अथवा अग्रिम कहते हैं। इसमें पूर्ण धनराशि पर ब्याज प्रारंभ से ही लगाया जाता है, चाहे ऋण का प्रयोग करे या न करे। यह ऋण भी बैंक द्वारा चल अचल संपत्ति की जमानत पर प्रदान किया जाता है। चौथा आता है अल्प सूचना पर देय ऋण। तो यह ऋण सामान्यतः बड़े नगरों में ही प्रचलित है। इन पर ब्याज 0.5% से लेकर 3.5% तक ही वसूला जाता है। पांचवा हुंडियों तथा विनिमय विपत्रों को भुगतान। तो व्यापारिक बैंक हुंडियों तथा विनिमय विपत्रों को भुनाने का कार्य भी करता है। एजेंसी के कार्य। तो व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों के लिए निम्न एजेंसी संबंधी कार्य भी करते हैं, जिसमें पहला आता है ग्राहकों की जमा और बीमा की किस्त का भुगतान करना। दूसरा लाकर की सुविधा देना। तीसरा ये गहने अथवा बहुमूल्य वस्तु सुरक्षित रखते हैं। चौथा ये अंश व ऋण पत्रों का क्रय विक्रय करते हैं। पांचवा ये बैंक द्रव्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। पांचवा ये बैंक अपने ग्राहकों को आर्थिक सलाह भी देते हैं। और छठवा आता है सातवां ये बैंक साख पत्रों, बिल, ड्राफ्ट, हुंडी, विनिमय विपत्र आदि का निर्गमन करते हैं। आठवां आता है ये बैंक अंश पत्रों पर लाभांश व ऋण पत्रों पर ब्याज एकत्रित करते हैं। विदेशी विनिमय का कार्य। तो आधुनिक व्यापारी बैंक एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलने का कार्य भी करते हैं। व्यापारिक सूचना संप्रेषित करने का कार्य। तो ये बैंक बाजार की मांग से संबंधित आंकड़ों को संग्रह करके अपने ग्राहकों तक पहुंचा देने का कार्य भी करता है। रुपयों के हस्तांतरण का कार्य। तो ये बैंक एक स्थान से दूसरे स्थान पर रुपये भेजने की शीघ्र, सस्ती व सरल सुविधा प्रदान करने का कार्य करते हैं। आता है धन के विनियोजन संबंधी कार्य। तो ये बैंक अपनी जमा का लाभांश 26% धन विनियोग में लगाते हैं। आता है साख निर्धारण का कार्य। तो शेयर्स के अनुसार बैंक केवल एक मुद्रा जुटाने वाली संस्था ही नहीं है, वरन मुद्रा की निर्माता भी है। अर्थात बैंक नगद जमा, साख जमा आदि का भुगतान करके साख का निर्माण भी करते हैं। अर्थात बैंक उस जगह पर कार्य करते हैं जहां पर बोते नहीं हैं। बैंक अपने ग्राहकों को अन्य आवश्यक सेवाएं भी प्रदान करते हैं, जैसे पहला सरकार तथा अन्य संस्थाओं के स्रोतों का अभिगोपन करना। दूसरा यात्री चेक जारी करना। तीसरा आंकड़ों व व्यापारिक सूचनाओं को एकत्रित करके उनका प्रकाशन करना। अब आते हैं अगला प्रश्न, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, इसके वर्जित कार्य बताइए। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। भारत का यह केंद्रीय बैंक है। नोटों पर आपने देखा होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ था। तो चलते भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य कौन कौन से। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 की धारा 18 के अनुसार रिजर्व बैंक के कार्यों पर निम्न प्रतिबंध लगाए गए हैं। कौन सा?
पहला, वह जनता से ब्याज पर जमा स्वीकार नहीं कर सकता। फिर दूसरा, वह किसी प्रकार का व्यापार आरंभ नहीं कर सकता, किसी व्यापारिक संस्था में हिस्सा नहीं ले सकता और न ही उसे आर्थिक सहायता दे सकता है। तीसरा, वह निश्चित अवधि से अधिक के लिए ऋण नहीं दे सकता। चौथा, वह गैर जमानती ऋण नहीं दे सकता। पांचवा, वह अचल संपत्ति की जमानत पर न तो ऋण दे सकता है और न ही अपने काम के अतिरिक्त अन्य किसी उद्देश्य से अचल संपत्ति खरीद सकता है। अगला आता है, वह ऐसी किसी प्रतिभूति की जमानत पर ऋण नहीं दे सकता जो उसके द्वारा अनुमोदित न हो। अगला है, वह किसी कंपनी के न तो अंश खरीद सकता है और न ही उनकी जमानत पर ऋण दे सकता है। वह न तो ऐसे बिलों को लिख सकता है और न ही स्वीकार कर सकता है जो मांग पर शोधनीय न हो। प्रणाम सभी को। अगले पीडीएफ में अपन समझेंगे मुद्रा प्रसार को रोकने के कोई 4 उपाय या मुद्रास्फीति पर नियंत्रण हेतु सुझाव दीजिए। छोटा सा प्रश्न है, इसमें समझ लेते। हार्ट्रे ने कहा है कि यदि प्रारंभ में मुद्रास्फीति पर नियंत्रण नहीं किया जाता है तो फिर वह नियंत्रण के बाहर हो जाता है। क्या है? यदि प्रारंभ में मुद्रास्फीति पर नियंत्रण नहीं किया जाता, प्रारंभ में जैसे ही देखा कि बाजार मुद्रा कम हो रही है तो अगर उसने नियंत्रण नहीं किया तो फिर वह नियंत्रण के बाहर हो जाती है। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए वे सभी उपाय किए जाने चाहिए जिनके द्वारा मुद्रा की बढ़ती हुई मात्रा पर रोक लगाई जा सके तथा देश में उत्पादन की दर में वृद्धि की जा सके। संक्षेप में, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाने चाहिए। कौन कौन से? नंबर 1, सरकार द्वारा चलन में विद्यमान मुद्रा की आवश्यक मात्रा में वापस लेना चाहिए। पुरानी मुद्रा को रद्द करके ऐसा किया जा सकता है। दूसरा, सरकार साख निर्माण पर नियंत्रण लगाए। तीसरा, सरकार पुराने करों में वृद्धि करे तथा नए कर लगाए। चौथा है, सरकार को उत्पादन कार्यों पर अधिक व्यय करना चाहिए तथा अनुत्पादक कार्यों पर व्यय घटाना चाहिए। पांचवा, सरकार को बचत वाले बजट बनाने चाहिए जिसकी हीनार्थ प्रबंधन न हो पाए। अगला है, सरकार की विभिन्न बचत योजनाओं को प्रोत्साहन देना चाहिए। भारत में सरकार की इनामी ब्रांड योजना एक ऐसी विधि है जिसका उद्देश्य जनता को छोटी बचत की ओर प्रोत्साहित करना है। सरकार को अधिक से अधिक मात्रा में जनता से ऋण लेना चाहिए और उसका विनियोग उत्पादन कार्यों में करना चाहिए। कंपनियों के लाभांश बांटने के अधिकार पर नियंत्रण लगाना चाहिए। सरकार को स्वयं उत्पादन कार्य करना चाहिए, अर्थात उसे सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करना चाहिए। इस सरकार को ऐसी नीतियां अपनानी चाहिए जिससे देश में कृषि, कुटीर एवं लघु उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग आदि का विकास हो और उत्पादन को प्रोत्साहन मिले। सरकार को मूल्य नियंत्रण तथा वस्तुओं के राशनिंग की नीतियां अपनानी चाहिए और चोर बाजारी, मुनाफाखोरी तथा कृत्रिम अभाव उत्पन्न करने जैसी प्रवृत्ति पर कठोर दंड की व्यवस्था करनी चाहिए। अगला प्रश्न आता है, मुद्रा संकुचन को नियंत्रित करने के उपाय। प्रणाम।